इसमें देखते हैं कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं, हमने नॉर्मेटिव थ्योरी देख ली, अब देखते हैं कंट्रीब्यूटर्स कौन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर्स और रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इंडियन थिंकर्स में कौन कौन थे? कौटिल्य हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे कौटिल्य, बुद्धा, उसके बाद है रिवल्वर, और शायद अभी नहीं, ठीक है। कौटिल्य से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड क्या है? एंशियंट इंडियन फिलोसफर, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है ये, इनके की थिकल आइडियाज क्या हैं? पहला है राजधर्म, राजधर्म, नीति, और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, और ये सब चीजें हैं, ठीक है। राजधर्म क्या होता है? ड्यूटी ऑफ रूलर्स, मतलब राजा का धर्म क्या है? ड्यूटी ऑफ रूलर्स, रूलर्स टू अपहोल्ड जस्टिस, वेलफेयर एंड ऑर्डर। तो ये बोलते हैं राजधर्म जो होता है वो होता है कि अपहोल्ड करें जस्टिस, इंश्योर करें वेलफेयर और ऑर्डर। राजधर्म क्या है? अपहोल्ड जस्टिस, इंश्योर वेलफेयर एंड ऑर्डर। नीति क्या है? नीति, इनका नीति वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एडवोकेटेड सिचुएशनल एथिक्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एथिक्स। तो सिचुएशनल एथिक्स का एडवोकेट किया फॉर गवर्नेंस इंड्स में जस्टिफाई मींस व्हेन पब्लिक वेलफेयर इज एट स्टेक। इनकी नीति ये है, इंड में जस्टिफाई मींस, नीति इनकी है चाणक्य नीति। इसको बोलते हैं चाणक्य नीति, इसको बोलते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति का मतलब यही होता है, इंड में जस्टिफाई मींस, मतलब अच्छे एंड के लिए आप गलत मीन का भी उपयोग कर सकते हो, व्हेन पब्लिक वेलफेयर इज एट स्टेक। तो इनका राजधर्म हो गया, मतलब राजा की धर्म क्या होना चाहिए, राजा की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि वो जस्टिस अपहोल्ड करे, वेलफेयर इंश्योर करे, और सोसाइटी में ऑर्डर रखे। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में इन्होंने क्या बोला? एडवोकेटेड फॉर ए ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड एंड इनकरप्टिबल ब्यूरोक्रेसी। ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड एंड इनकरप्टिबल ब्यूरोक्रेसी। ट्रेंड, डिसिप्लिन एंड इनकरप्टिबल ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में इन्होंने बोला सजेस्ट सर्विलांस एंड ऑडिट सिस्टम टू प्रिवेंट करप्शन। सर्विलांस, ऑडिट। तो इसमें कुल मिला जुला के हमने ये देख लिया इनका हुआ कि पहला है कि राजधर्म, राजा का धर्म क्या है कि जस्टिस इंश्योर करे और वेलफेयर और ऑर्डर मेंटेन करे। और फिर हमने देखा चाणक्य की नीति का मतलब है कि अगर इंड अच्छा है, इंड में जस्टिफाई मींस व्हेन पब्लिक वेलफेयर इज एट स्टेक। और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में इन्होंने बोला कि एडवोकेट फॉर ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड एंड इनकरप्टिबल ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में इन्होंने बोला सर्विलांस होना चाहिए और ऑडिट होना चाहिए टू प्रिवेंट करप्शन। इनका एक कोट है, द किंग शैल कंसीडर एज गुड नॉट व्हाट प्लीजेज हिमसेल्फ बट व्हाट प्लीजेज हिज सब्जेक्ट। हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। कौटिल्य के एक सप्तांग थ्योरी क्या है? सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी। इसमें पहला ये है कि सप्तांग थ्योरी में कि आमत्य, जनपदा, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, रूलर। तो ये कितने ऑर्गन्स होते हैं? मतलब एक राजा के होने चाहिए, स्टेट के होने चाहिए। रूलर खुद राजा हो गया, मिनिस्टर होना चाहिए, राजा और मतलब पीपुल एंड टेरिटरी होनी चाहिए, फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेजरी होनी चाहिए, आर्मी होना चाहिए, और एलाइज होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। अब देखते हैं रिलेवेंस क्या है आज इनकी। ये एम्फेसाइज बैलेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यही है चाणक्य नीति। तो बोलता है गुड इंड, अगर इंड सही है तो मीन्स कोई भी अपनाया जा सकता है गुड इंड के लिए। इसको ये बैलेंस करता है बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म।
इनको बोला जाता है मैकियावेली ऑफ ईस्ट। बेसिस फॉर इथिकल सर्विलांस एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड ड्यूटीज सेंट्रिक गवर्नेंस। इथिकल सर्विलांस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड गवर्नेंस। वो राजधर्म में बोलते हैं कि ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। तो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इथिकल सर्विलांस अलाउ है। पब्लिक इंटरेस्ट, बेसिस पर इथिकल सर्विलांस, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब वेलफेयर राजधर्म है, और ड्यूटी सेंट्रिक गवर्नेंस। अब आते हैं गौतम बुद्ध पे। बुद्ध का क्या रहा है? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, 6th century BC, फोकस्ड ऑन इनर मोरालिटी, कंपैशन एंड एनलाइटनमेंट। इनर मोरालिटी, कंपैशन एंड एनलाइटनमेंट। फोर नोबल ट्रुथ्स क्या है इनके? फोर नोबल ट्रुथ इनके दुख है, देर इज, दुख है, दुख का कारण है, रीजन ऑफ, इन्होंने बोला दुख है, देर, दुख है मतलब देर इज सफरिंग। ये फिर उन्होंने बोला काज है सफरिंग का, दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने के उपाय हैं। इन्होंने बोला ट्रूथ, ट्रूथ द एंड ऑफ सफरिंग। और इन्होंने बोला उसको दूर करने का, इन्होंने बोला दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने के उपाय हैं। और वो मार्ग है अष्टांग, वो अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया, अष्टमार्ग जिसको बोलते हैं। इन्होंने बोला दुख है, निरोध है, दुख दुख को दूर करने का उपाय है, और समुदाय है, काज क्या होता है वो है। तो उन्होंने बोला दुख है, उसका काज क्या है, उसको दूर करने का तरीका क्या है, और वो है तरीका अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग या एट फोल्ड पाथ। इसमें एथिकल कंट्रीब्यूशन क्या है कि राइट कंडक्ट होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए और माइंडफुलनेस होना चाहिए। फ्रेमवर्क फॉर एथिकल लिविंग, कंडक्ट, लाइवलीहुड एंड माइंडफुलनेस। मिडिल पाथ इन्होंने बोला, जो इनका एक हो गया एट फोल्ड पाथ, दूसरा हो गया मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में उन्होंने बोला एडवोकेटेड बैलेंसिंग, एडवोकेटेड बैलेंस और अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स इन बिहेवियर एंड गवर्नेंस। ये हो गया मिडिल पाथ का अपना मतलब हो गया गोल्डन मील, जो बोला था अरिस्टोटल ने। ये मिडिल पाथ हो गए। करुणा एंड कंपैशन, कंपैशन की बात करिए, कंपैशन टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग्स, ये है हाईएस्ट मोरल एक्ट, इज द हाईएस्ट मोरल एक्ट। कंपैशन की बात करिए, अहिंसा की बात करिए, इथिक्स रूटेड इन पीसफुल एंड जस्ट इंटरेक्शन, रूटेड इन पीसफुल एंड जस्ट इंटरेक्शंस, पीसफुल एंड जस्ट इंटरेक्शंस। एथिक्स, अहिंसा, रूटेड इन पीसफुल एंड जस्ट इंटरेक्शंस। फिर है बेटर देन ए थाउजेंड हालो वर्ड्स, वन वर्ड दैट ब्रिंग्स पीस। रिलेवेंस क्या है आज का? इनको हमने देखा मेनली था कि एट फोर्थ पाथ है, इनका मिडिल पाथ है, करुणा और कंपैशन की बात करते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। इसका रिलेवेंस, इनका रिलेवेंस आज ये है कि इथिकल रेस्ट्रेंट प्रमोट करता है और वेलफेयर ओरिएंटेशन और एम्पैथी, और यूजफुल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मेंटल वेलबींग एंड इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपन आते हैं थिरुवल्लुवर पे। ये तमिल सेंट फिलोसफर थे 1st century BC में, और आथर ऑफ थिरुकुरल, या मोरल ट्रीटीज ऑफ 1330, 1330 कपलेट्स का ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड लव। थिरुवल्लुवर ऑन थिरुकुरल, थिरुवल्लुवर। अब आते हैं अपन, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, एथिकल आइडियाज। इनका है आरम, पोरुल और इनबाम। आरम, पोरुल और इनबाम। इन्होंने बोला कि ड्यूटी बाउंड एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक। आरम मतलब ड्यूटी बाउंड एथिक्स की बात करी इन्होंने, पोरुल का मतलब वेल्थ मस्ट बी अर्न एंड यूज इथिकली फॉर सोशल गुड। और इनबाम का मतलब हुआ कि मोरल प्लीजर इज लेजिटिमेट इफ रूटेड इन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। गवर्नेंस प्रिंसिपल क्या है? एडवोकेटेड जस्टिस, नॉन क्रूअल्टी एंड ह्यूमिलिटी इन रूलर्स, जस्टिस, नॉन क्रूअल्टी एंड ह्यूमिलिटी। और आरम का मतलब हुआ कि, ये याद रखेंगे, आरम, पोरुल एंड इम्बाम। आरम का मतलब हुआ वर्च्यू, ड्यूटी बाउंड इथिक्स, मतलब आपको ड्यूटी फुलफिल करना चाहिए, जो कांतियन है या फिर
अपना गीता में बोला गया निष्काम कर्म। तो आरम हो गया ड्यूटी, पोरुल हो गया वेल्थ मस्ट बी गेन, इथिकल वेल्थ हो गया पोरुल, इथिकल वेल्थ हो गया, इनबाम हो गया कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी। प्लीजर वो सही है अगर वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी में लाई करता है, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं है रिस्पेक्ट और डिग्निटी के। तो इन्होंने बोला एक हो गया आरम, पोरुल और इम्बाम। आरम, पोरुल और इनबाम। आरम हो गया जो हम लोग बोलते हैं ड्यूटी, आरम ड्यूटी हो गया। पोरुल हो गया कि आपने इथिकल वेल्थ इकट्ठा करी है। और इनबाम हो गया कि आपका प्लीजर जो है वो, आपने मॉरल प्लीजर जो ड्राइव करा है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे बेस्ड है। गवर्नेंस प्रिंसिपल में इन्होंने बोला कि जस्टिस, नॉन क्रुअल्टी और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए रूलर्स रूलर्स में। अब इनका एक कोट है, एन एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट कंपैशन इज लाइक ए ट्री विदाउट शेड टू अल्लूअर, विदाउट कंपैशन इज लाइक ए ट्री विदाउट शेड। अब इसकी आज रिलेवेंस क्या है वो देखते हैं। रिलेवेंट टुडे, स्ट्रांग रिलेवेंस इन साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ethics, inclusive growth and service oriented governance। अब आते हैं अपने विवेकानंद पे। विवेकानंद, बैकग्राउंड क्या है विवेकानंद जी का? तो 19वीं सेंचुरी के मॉन्क थे और ये रामकृष्ण के डिसाइपल थे। और इनका इंस्ट्रूमेंटली स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड करेक्टर बिल्डिंग थ्रू इथिक्स, करेक्टर बिल्डिंग थ्रू इथिक्स। अब इनका मेन ये है कि की आइडियाज क्या है, इथिकल आइडिया इनके है क्या है। मैन मेकिंग एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट बिल्ड मॉरल करेक्टर एंड सिविक ड्यूटी। ये है एजुकेशन मस्ट बिल्ड मॉरल करेक्टर एंड सिविक ड्यूटी। एजुकेशन मस्ट बिल्ड मॉरल करेक्टर, मॉरल करेक्टर एंड सिविक ड्यूटी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इन्होंने बोला सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो सारे गोल्डन लाइंस हैं, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। एक तो हो गया सर्विस टू ह्यूमैनिटी हो गया, दूसरा हो गया एजुकेशन का पर्पज होना चाहिए मॉरल करेक्टर और सिविक ड्यूटी डेवलप करना। तो इनका तीसरा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन्होंने बात करी, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड नेशनलिटीज, और सेल्फलेसनेस एंड करेज की बात करी है इन्होंने। एम्फेसिस ऑन फियरलेसनेस एंड इंटीग्रिटी एज वर्च्यूज ऑफ लीडर्स। वर्च्यूज ऑफ लीडर्स में क्या क्या इन्होंने बोला? फियरलेसनेस एंड इंटीग्रिटी या करेज। तो मेनली अगर अपन इसका नीचे, इनका भी नीचे टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, दिस इज द वे टू सक्सेस। तो इनका अगर अपन देखा जाए तो इन्होंने बोला कि एजुकेशन मस्ट बिल्ड मोरल करेक्टर एंड सिविक ड्यूटी। पहला हो गया नेशन बिल्डिंग ही इनका मेन फोकस है, नेशन बिल्डिंग। इसमें उन्होंने बोला एजुकेशन मस्ट बिल्ड मॉरल करेक्टर एंड सिविक ड्यूटी। दूसरा इन्होंने बोला सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, सेवा भाव को प्रमोट करा है। इससे सिविल सर्विसेज में से सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड और एजुकेशन मस्ट बिल्ड मॉरल करेक्टर एंड सिविक ड्यूटी। अब इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड पेश करा बेस्ड ऑन इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। और इन्होंने बोला कि एम्फेसिस ऑन फियरलेसनेस एंड इंटीग्रिटी एज वर्च्यू ऑफ लीडर्स। इन्होंने बोला कि टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ, दिस इज द वे टू सक्सेस, स्वामी विवेकानंद। इनका रिलेवेंस आज क्या है? इंस्पायर्ड वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, लीडर की बेइज्जती क्या होती है? फियरलेसनेस एंड इंटीग्रिटी, और सर्विस, सेवा भाव होना चाहिए उसके अंदर। हमने देख लिया कि एक हो गया सेल्फलेसनेस, फियरलेसनेस, इंटीग्रिटी और सेवा भाव, सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड। और बेसिस ऑफ वॉलंटरिज्म एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने बोला कि एजुकेशन का पर्पज होना चाहिए सिविक ड्यूटी डेवलप करना और मॉडल कैरेक्टर बनाना। अब देखते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम कौटिल्यस pragmatic statecraft to बुद्धास compassion through values virtue ethics and विवेकानंद से कॉल टू सर्विस। ये अपन चीजें हो गई, ये सीधा सीधा कर सकते हैं विवेकानंद कॉल टू सर्विस थ्रू वैल्यूअर का वर्चू इथिक्स, कौटिल्य pragmatic statecraft एंड बुद्धास कंपैशन। क्या क्या है? पहला है कि
Kautilya's pragmatic statecraft, Buddha's compassion and Luwas virtue ethics, और विवेकानंद से कॉल टू सर्विस, या जिसको बोलते हैं अपन सेवा भाव. Indian moral thinkers provide a holistic foundation for ethical governance. Their teachings guide civil servants to lead not just with laws, but with conscience and courage. Ethics is not memorized theory; it is lived character, and our thinkers remain timeless guides. अब आते हैं अपन वेस्टर्न थिंकर्स पे. उसमें प्लेटो हो गए पहले. तो ये ग्रीक फिलोसफर थे. प्लेटो पहले अरस्तु होना चाहिए, अरस्तु वो होना चाहिए, सोक्रेटिस होना चाहिए. लेकिन ये बता रहे हैं प्लेटो. तो प्लेटो में हम लोगों ने देखा था विजडम, करेज और जस्टिस. नो तीन की बात की थी. अगर ये किसी करेक्टर में है तो वो करेक्टर मॉरल करेक्टर होता है, और वहां से एक्शन जो होते हैं वो इथिकल और मॉरल होते हैं. तो ग्रीक फिलोसफर थे, ये सोक्रेटिस के डिसाइपल थे, और ये अरिस्टोटल इनके शिष्य थे. नोन फॉर आइडियलिज्म एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो की कॉन्सेप्ट इनके क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने क्या दिया कि जस्टिस एज हार्मोनी वेयर ईच पर्सन परफॉर्म दियर डिजिग्नेटेड रोल. इन्होंने बोला ट्राइपार्टाइट सोल थ्योरी, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट. Philosopher king only morally and intellectually superior should govern. Ethics and education. Moral education is essential to create just and Indian rule. ये हमने देख लिया. इन्होंने बोला the measure of man is what he does with power. The measure of man is what he does with power. तो मेनली इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, हार्मोनी वेयर ईच पर्सन परफॉर्म दियर डिजिग्नेटेड रोल. ये कई चीज हम लोग ड्रा कर सकते हैं. मॉरल एजुकेशन इज एसेंशियल टू क्रिएट जस्ट सिटीजन. ये हम लोगों ने करेक्टर बिल्डिंग इन वर्च्यू थ्योरी है इनकी. ये वर्च्यू इथिक्स के, या जो इसको बोलते हैं एजेंट थ्योरी, उसके ये थे. इन्होंने शुरू करा, प्लेटो ने ही शुरू करा वर्च्यू थ्योरी. वहां पे करेक्टर बिल्डिंग पे फोकस था. करेक्टर बिल्डिंग कैसे? इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल को विजडम, करेज और जस्टिस, ये चीजें फॉलो करनी चाहिए. जस्टिस ये, क्योंकि ये मीन्स है, ये मीन बिहेवियर फॉलो करना चाहिए. इन्होंने ये बोला था अगर ये फॉलो करे तो उसका करेक्टर अच्छा होगा और उससे जस्ट सिटीजन और रूलर्स होंगे. इनका रिलेवेंस क्या है कि अंडरलाइन करता है मेरिट बेस्ड लीडरशिप में, मतलब विजडम होना चाहिए उसमें, और इथिकल गवर्नेंस एंड रोल बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अब अपन आते हैं, अगले हैं अरिस्टोटल. इनका बैकग्राउंड है ग्रीस फिलोसफर थे, ये स्टूडेंट थे प्लेटो के, नोन एज फाउंडर ऑफ वर्चू इथिक्स. अरिस्टोटल नहीं थे, प्लेटो थे फाउंडर वर्चू इथिक्स के. और की इथिकल आइडियाज क्या है? पहला एक डॉक्ट्रिन ऑफ द गोल्डन मीन. ये हमने जो देखा कि इन्होंने चार वो बताए थे. मोरल वर्च्यू लाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स. जैसे करेज है बैलेंस बिटवीन कॉवर्डिस एंड रेसनेस, हमने उधर देखा था. उनकी चार जो गोल्डन मीन की, वो गोल्डन मीन थे, उसमें चार हैं. विजडम, WCT जे हम याद रखते हैं, WCT जे. विजडम, करेज एंड टेम्परेंस और जस्टिस. विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस. एथिक्स आप करेक्ट, ये भी वर्चू वर्चू एथिक्स की हमने बात करी कि अगर वर्चुअस पर्सन होगा तो एथिकल होगा. इन्होंने बोला प्रैक्टिकल विजडम. एथिक्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट एंड गुड जजमेंट. वो हमने देख लिया था. विजडम, करेज, टेम्परेंस में आ जाता है प्रैक्टिकल, मतलब मॉडरेशन. और इसमें पर्पसफुल सिटीजन, इन्होंने बोला द गोल ऑफ लाइफ इज यूडाइमोनिया, ह्यूमन फ्लरिशिंग थ्रू मॉरल एक्शन. नहीं देखेंगे इसको. वी आर रिपीटेडली डू. वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट. ये कोट याद करा जा सकता है. वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट एन हैबिट. अरिस्टोटल. रिलेवेंस इनका क्या है? सिविल सर्वेंट नीड कंसिस्टेंसी इन एथिकल. ये वो करेज चाहिए उसके लिए. हमने इनका गोल्डन मीन देखा, करेज होगा, विजडम होगा. ये करते हैं हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म करेक्टर. वर्चू वर्चू का काम ही करेक्टर बिल्डिंग है. वो रिपीटेड इथिकल कंडक्ट इनकरेज करते हैं, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि गोल्डन मीन है इनका. अब आते हैं सोक्रेटिस छोड़ दिया इन्होंने, इमैनुअल कांट पे आते हैं.
कांट का अपना था, क्या था? कांट का था डियोंटोलॉजी, मतलब इसको बोलते हैं मीन्स का साइन। इनका मीन्स पे फोकस था, और इन्होंने बोला कि वी शुड नॉट एस्टेब्लिश, मतलब एक्शन शुड बी, इन्होंने बोला था एक्शन शुड बी एन एंड इन इटसेल्फ, एंड वी शुड नॉट एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एंड एंड मीन्स एंड एंड्स। इनका पहला था। दूसरा इनका था कि एक्शन अपने यूनिवर्सल होने चाहिए, और ये इन्होंने जो बताया था कि हमको इन एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ, एंड दूसरा इन्होंने बोला था कि एक्शन यूनिवर्सल होना चाहिए। वो बेस्ड था इनके इस बिलीफ सेल्फलेसनेस पे, कि एक ड्यूटी और सेल्फलेसनेस पे बेस्ड है। सेल्फलेसनेस और सेंस ऑफ ड्यूटी बेस्ड है। इन्होंने बोला था कि ह्यूमन का कंसाइंस है, कंसाइंस कमांड करती है टू ह्यूमंस टू एक्ट इन ए सेल्फलेस मैनर। तो इन्होंने ये इतनी इनकी थ्योरी थी मेनली। अभी देखते हैं, जर्मन फिलोसफर थे बॉर्न एट नोन एज डियोंटोलॉजिकल, नोन फॉर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, emphasizes duty and moral principle over consequences। की इथिकल आइडियाज क्या है इनके? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जो हमने देखा था कि डिसीजंस यूनिवर्सल होने चाहिए और लोएस्ट ऑफ लोएस्ट का ध्यान रखना चाहिए। एक्ट ओनली ऑन दैट मैक्सिम यू विश टू बिकम यूनिवर्सल लॉ। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में हम देखा यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। और गुड विल एंड ड्यूटी, इन्होंने बोला राइट, द राइटनेस ऑफ एन एक्शन लाइज इन द इंटेंट एंड एडहेरेंस टू मॉरल ड्यूटी। ठीक है, हाँ, मॉरल ऑटोनॉमी की इन्होंने बात करी कि एवरी रैशनल बीइंग इज कैपेबल ऑफ मॉरल जजमेंट बेस्ड ऑन रीजन। इन्होंने बोला रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, नेवर यूज पीपुल एज मीन्स, और ऑलवेज बट ऑलवेज एंड एंड्स इन देमसेल्फ, भी हमने देख लिया, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। इन लॉ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इवन इफ ही थिंक्स टू डूइंग। कोट सारे अच्छे हैं यहाँ पे। इन लॉ a man is guilty when he violates the rights of others, in ethics he is guilty when he even if he thinks of doing so। इन्होंने बोला इन लॉ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट द राइट ऑफ अदर्स, बट इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही इवन थिंक्स ऑफ डूइंग सो। इमैनुअल कांट। इनका रिलेवेंस क्या है आज? रिलेवेंस ये है कि इनकरेज सिविल सर्वेंट टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, और सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। ठीक है, अगर आप अपन आते हैं स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर विसिल ब्लोअर और इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, अब बनाते हैं कार्ल मार्क्स पे, ये हम लोगों ने नहीं देखा है कार्ल मार्क्स को। अब यहाँ देखते हैं, बैकग्राउंड ये है कि ये भी जर्मन थे, कांट भी जर्मन, मार्क्स भी जर्मन, एंड इकोनॉमिक्स थे ये। फाउंडर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी, फोकस इनका था क्लास स्ट्रगल पे, सोशल जस्टिस पे और ह्यूमन इमेंसिपेशन से। क्या है? क्लास स्ट्रगल पे फोकस था, सोशल जस्टिस पे और ह्यूमन इमेंसिपेशन, मानव उद्धार, ह्यूमन इमेंसिपेशन मानव कल्याण, क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल और सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हो गया सामाजिक न्याय, क्लास स्ट्रगल हो गया अ, वर्ग संघर्ष। अब अपन आते हैं, अगला है वो है कि इथिकल आइडियाज क्या थे मार्क्स से। पहले ये थे कि क्रिटिक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थे, सारा उनकी मार्क्सिस्ट थ्योरी पे ही बेस्ड है सब कुछ। कैपिटलिज्म की वजह से है, क्लास है, ये है वो। क्रिटिक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोज हाउ कैपिटलिस्ट सिस्टम डिह्यूमनाइज लेबर फॉर प्रॉफिट। ठीक है, इक्विटी ओवर इक्वालिटी, आर्ग्यूड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिसोर्स मस्ट बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन नीड। इन्होंने इक्विटी की बात करी, ना कि इक्वालिटी की। यही उन्होंने बोला, रॉल्स ने भी बोला है डिफरेंस 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 प्रिंसिपल में अपने, कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए, इक्विटी की बात करिए। मटेरियलिस्टिक इथिक्स की बात यह है कि एथिक्स मस्ट एम एट चेंजिंग अनजस्ट स्ट्रक्चर, नॉट मेयरली मोरल प्रीचिंग। ये बोलना है कि जो अनजस्ट स्ट्रक्चर है, रूटेड अंडर रूटेड है सिस्टम, वो इंट्रेंस्ड है सिस्टम में, उसको चेंज करना चाहिए एथिक्स को, नॉट ओनली मॉरल प्रीचिंग। हम जस्ट स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करते हैं। क्लास एथिक्स की उन्होंने बात करी कि दैट मोरालिटी शेप्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। इन्होंने बोला कि philosophers have only interpreted the word, the point however is to change it। रिलेवेंस क्या है आज इनका?
रिलेवेंस ये है कि पुअर इंस्पायर्स प्रो पुअर पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, और ये रीइंफोर्स करता है एथिकल फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, लेबर राइट्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कार्ल मार्क्स सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज इन कंटेम्पररी पब्लिक सर्विस। मार्क्स ये था जर्मन फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और रिवोल्यूशनरी भी थे। इज बेस्ट नोन एज मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और ये क्रिटिक थे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के एंड वेस्टर्न क्लासलेस सोसाइटी के, एंड विजन फॉर ए क्लासलेस सोसाइटी। Though his ideas emerged in 19th century, they continue to influence contemporary public service, particularly in equity, welfare, and social justice. इन्होंने बोला from each according to his ability, to each according to needs. From each according to his ability, to each according to his needs. कार्ल मार्क्स ने ये बोला। की मार्क्सिस्ट आइडिया रिलेवेंट टू पब्लिक सर्विस क्या है? पहला है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट highlights how economic disparity influences access to state resources, और critic of capitalism once again public-private partnership prioritizing profit over welfare, role of state as a tool of class rule, inspires reform ensuring state neutrality and citizen-centric governance। अगला आते हैं अपन नीड फॉर सोशल इक्वालिटी क्या है। इन्होंने बताया क्या नीड है सोशल इक्वालिटी की। रीइंफोर्सेस एथिकल फाउंडेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड सोशल जस्टिस। अब देखते हैं, हाँ ये मेन चीज था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म promotes critical analysis of policies in terms of material consequences and power relation। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये था मार्क्स का। ये बोलता है क्रिटिकल एनालिसिस करो पॉलिसीज को इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं एंड पावर रिलेशंस। रोल ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियाज इन कंटेम्पररी पब्लिक सर्विस क्या है? कि फोकस ऑन वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर, education, and food security program, showing Marxist emphasis on state responsibility for masses। तो महात्मा गांधी ने बोला था नेशनल रूरल, अच्छा एमजी नरेगा जो है इंश्योर्स इनकम एंड डिग्निटी फॉर रूरल लेबरर्स। अपन अगला देखते हैं इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन draw philosophical essence from Marxist principles of redistribution। और अगला है encourage करता है पब्लिक सर्वेंट टू प्रायोरिटाइज मार्जिनलाइज अलाइनिंग अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय कॉन्सेप्ट। अब अपन आते हैं क्रिटिकल ब्यूरोक्रेसी। मार्क्स एडवोकेटेड अवेयरनेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल बायस एंड क्लास इंटरेस्ट। पब्लिक सर्वेंट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द elite capture of policy, guard against the elite capture of policy and serve as an instrument of equity, not just efficiency। इन्होंने अगला था इनका वर्कर राइट एंड लेबर वेलफेयर। इन्होंने बोला लेबर लॉज, फैक्ट्री इंस्पेक्शन। इन्होंने बोला लेबर लॉज, फैक्ट्री इंस्पेक्शन, मिनिमम वेजेस, enforcement, and gig economy regulation reflect Marx's concern for worker dignity and protection from capitalist exploitation। एग्जाम्पल इसका क्या है? द कोड ऑफ वेजेस 2020 एम टू इंश्योर फेयर वेजेस एंड जेंडर पैरिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। एंटी करप्शन एंड एथिकल विजिलेंस पे बात करते हैं। मार्क्स व्यूज ऑफ द स्टेट एज ससेप्टेबल टू elite control। Marx views of state as susceptible to elite control urges civil servants to be vigilant against cronyism, corruption, and conflict of interest in governance। इन्होंने बोला कि स्टेट एज Marx's view of state as susceptible to elite control urges civil servants to be vigilant against cronyism, corruption, and conflict of interest in governance। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन क्या है? Over emphasis on class, ignores other forms of marginalization such as caste, gender, and region। और यूटोपियन आइडियलिज्म है इनमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टेटलेस, क्लासलेस एंड सोसाइटी रिमेन्स इम्प्रैक्टिकल। अगला है
Historical misuse. Marxism was misapplied in authoritarian regimes conflicting with democratic ethics. अब इसमें ये है कि दस वाइल मार्क्स रेडिकल prescriptions may not be fully applicable. His moral critique of inequality remains powerful force in ethical public service. अब देखते हैं एथिकल पर्सपेक्टिव क्या था इनका. अलाइन विद रॉल्स रॉल्सियन जस्टिस, इनका जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, रॉल्स का तीसरा प्रिंसिपल था डिफरेंस प्रिंसिपल, उससे अलाइन करता है. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट टू लीस्ट एडवांटेज, ये सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सच एज इक्वालिटी जस्टिस एंड डिग्निटी, और रीइंफोर्स करता है गांधीयन ट्रस्टीशिप. Those with resources must serve society. कार्ल मार्क्स के आइडियाज जो हैं चैलेंज करते हैं पब्लिक सर्विस टू मूव बियॉन्ड रूल बाउंड गवर्नेंस टू वैल्यू बेस्ड इक्विटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. His vision pushes civil servants to not act as status quo managers but as ethical agents of social justice. फिर इसमें देखते हैं द टास्क इज नॉट जस्ट टू इंटरप्रेट सोसाइटी बट टू चेंज इट. अब आते हैं वेबर पे, ये इंपॉर्टेंट होगा. वेबर मार्क्स ने केवल हवा हवाई करी है. वेबर की बात करते हैं. जर्मन सोशियोलॉजी थे, तीनों जर्मन हो गए, कांट, मार्क्स एंड वेबर. ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ इनको मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है. और इनका फोकस था रेशनैलिटी, लेजिटिमेसी एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. रेशनैलिटी, लेजिटिमेसी एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. की इथिकल कॉन्सेप्ट इनके क्या है, की इथिकल आइडियाज क्या है. एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने बोला पब्लिक ऑफिशियल मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. इन्हें हो गया एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एथिक्स ऑफ कन्विक्शन, इन्होंने बोला एक्शन मस्ट बी गाइडेड बाय मोरल बिलीफ्स बट टेम्पर्ड बाय रियलिज्म. फिर इन्होंने बोला ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स, बोला इन्होंने एडवोकेटेड रूल बेस्ड इम्पर्सनल एंड मेरिटोक्रेटिक गवर्नेंस. ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स क्या है इनकी जो उन्होंने बताई, ये बोला कि रूल बेस्ड होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए और मेरिटोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए. अब आते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी. इन्होंने बोला प्रोफेशनल मस्ट सेपरेट पर्सनल बिलीफ फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटी. और इन्होंने बोला भी अगला कोट है, पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रॉन्ग एंड स्लो बोरिंग ऑफ हार्ड बोर्ड्स. इन्होंने बोला पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रॉन्ग एंड स्लो बोरिंग ऑफ हार्ड बोर्ड्स. रिलेवेंस क्या है आज, ये है कि रिलेवेंस है फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, फाउंडेशन टू सिविल सर्विसेज कंडक्ट्स न्यूट्रलिटी नॉन पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेशन. की इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी एंड एथिकल प्रोफेशनलिज्म. अब देखते हैं लॉ को. हमने देखा था कॉन्ट्रैक्टेरियन है, ये कॉन्ट्रैक्टेरियन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानते थे. हॉब्स, लॉक एंड रूसो. लॉक को लिबर्टेरियन बोला जाता था. इन्होंने लिबर्टी प्रमोट करने की बात की थी. लिबर्टी का मतलब, प्रमोट करने का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन तो आप पे रहेंगे, टाइट रेगुलेशन रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, लेकिन आपको फ्रीडम दी जाएगी टू अचीव. इन्होंने बोला था कि ह्यूमन का नेचर जो होता है वो होता है नेगेटिव, और वो इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि वो सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काम करता है. और इन्होंने बोला था उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन तभी हो पाएगा जब उसको लिबर्टी दी जाएगी. लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ बॉन्ड, ना कि फ्रीडम. लिबर्टी फ्रीडम नहीं होती. लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके ऊपर बॉन्डेजेस कम है या बॉन्ड्स कम है. तो जितना ज्यादा लिबर्टी होगी उतना बॉन्डेज कम होंगे, लेकिन बॉन्ड होंगे. तो ये एक्सट्रीमली लिबर्टेरियन जो फिलोसफी है, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, उसकी बात नहीं करती. जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो. रूसो ने तो बोला ह्यूमन का नेचर पॉजिटिव होता है, और ये एकदम एक्सट्रीम. लॉक बीच के थे, इसने बोला था, हॉब्स ने बोला था एब्सोल्यूट स्टेट होना चाहिए. लॉक ने बोला था लिबर्टी होनी चाहिए लोगों को, लेकिन स्टेट कंट्रोल होना चाहिए. इन्होंने बोला कि रूसो ने बोला कि सॉवरेंटी लाई विथ पीपुल नॉट द स्टेट. ये लोग बोल रहे हैं कि सॉवरेंटी स्टेट के लाई करती है, और स्टेट, हम लोग उसके अगेंस्ट एजिटेशन नहीं कर सकते. अब आते हैं अपन जॉन लॉक पे.
ये ब्रिटिश फिलोसफर थे और नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, जिसको हमने बोला लिबर्टी। ये लिबर्टियन थे, लिबरलिज्म के फादर थे, लिबरलिज्म के फादर थे ये। और इम्फेसिस था इनका नेचुरल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट, जो हॉब्स ने बोला था एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, इन्होंने बोला नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट है, थोड़ा उस पर लिबर्टी रहना चाहिए सिटीजन्स को। और इनके की आइडियाज है नेचुरल राइट्स, एवरी पर्सन इज, लॉक बोल रहे हैं, एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ये नेचुरल राइट्स हो गए जिसके दो साथ आप बॉर्न, बॉर्न विथ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, नेचुरल राइट्स की इन्होंने बात करी। और इन्होंने बोला कंसेंट ऑफ द गवर्न, इन्होंने बोला कंसेंट ऑफ द गवर्न होना चाहिए। लेजिटिमेसी ऑफ रूलर्स डिपेंड्स ऑन द पीपुल्स अप्रूवल, नॉट डिवाइन राइट, रूलिंग पावर डिवाइन राइट नहीं है। इन्होंने बोला रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट बी बाउंड बाय लॉ एंड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। और राइट टू रजिस्टर, इन्होंने बोला सिटीजन्स हैव ए मॉरल राइट टू रजिस्ट टायरानिकल और अनएथिकल regimes, ठीक है, इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज नो लॉ, ये स्टेट को पावर दे रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने इक्विलिब्रियम की बात की दोनों के बीच में, देयर इज नो फ्रीडम या लिबर्टी, ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है। और रिलेवेंस इसका क्या है कि फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिटीजन राइट्स एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, शेप्स मॉडर्न फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड ह्यूमन राइट। ठीक है, हमने वहां पे जो देखा था वही सफिशियंट है। थॉमस, अब हॉब्स आ जाते हैं। हॉब्स को वैसे पहले करना चाहिए था, हॉब्स, लॉक एंड देन रूसो, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियंस हैं। हॉब्स ने बोला था एब्सोल्यूट स्टेट होना चाहिए सारे इविल्स को रोकने के लिए। ये भी इंग्लिश फिलोसफर थे, नोन एज लेवियाथन, एडवोकेटेड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। इन्होंने बोला था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। कि इनके आइडियाज क्या थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया जो हॉब्स का है वो ये कहता है कि पीपुल सरेंडर लिबर्टी टू ए सॉवरेन टू अवॉइड कियास एंड इंश्योर ऑर्डर। इन्होंने बोला था कि पीपुल, ह्यूमन का नेचर नेगेटिव होता है, तो कियास और ऑर्डर इंश्योर करने के लिए वो अपनी लिबर्टी को सरेंडर कर देते हैं टू सॉवरेन स्टेट। इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बोला कि विदाउट अथॉरिटी ह्यूमन लाइफ वुड बी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी एंड ड्यूटीज। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी ओवर एनार्की। इन्होंने बोला कि एडवोकेटेड इथिकल लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इन्होंने बोला अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो एनार्की आ जाएगी। मोरल ऑब्लिगेशन टू ओबे लॉ, इन्होंने बोला सिटीजन्स आर मोरली बाउंड टू फॉलो द सॉवरेन फॉर सोशल गुड्स। वही सेम चीजें सेम लाइन पे रिपीट हो रही हैं। और ये इन्होंने बोला कोविनांट विदाउट द स्वार्ड बट वर्ड्स। इन्होंने बोला कि जो भी आर्डर रूल्स हैं ये केवल बिना तलवार के केवल वर्ड के बराबर हैं। तो इन्होंने बोला कोविनांट विदाउट स्वार्ड आर बट वर्ड्स, तो मतलब उनका कोई मतलब नहीं है। थॉमस हॉब्स ने बोले इसके रिलेवेंस क्या है, जस्टिफाई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन लॉ एनफोर्समेंट एंड रूल बेस्ड गवर्नेंस। और इसका इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर इमरजेंसी एंड लॉ एंड ऑर्डर बैकग्राउंड है, ठीक है। अब हमने देख लिया हॉब्स को, हमने देख लिया लॉक को, रूसो को शायद नहीं देखेंगे क्या। और अब आते हैं जॉन रॉल्स, ये है मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टेरियन, मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टेरियन। इन जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है। उन्होंने उसमें दिया था दो चीजें थी कि आपको रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, जो बोला था हमने आर ही बोला था, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम पे रीच करना है, वो आप कैसे रीच करेंगे, यूजिंग व्हील ऑफ इग्नोरेंस एंड सेल्फ नॉलेज या विजडम। अब आते हैं अमेरिकन फिलोसफर थे नोन फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971, फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल जस्टिस थ्योरी। ये है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की कॉन्सेप्ट क्या है इनके, या की इथिकल आइडियाज क्या थे। पहला है इनका कि थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। इन्होंने बोला कि जस्टिस जो होती है वो फेयरनेस है, जस्टिस इज फेयरनेस, इनइक्वालिटी मस्ट बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। फिर अगला इन्होंने बोला व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कि मोरल डिसीजन मस्ट बी मेड एज इफ वी डोंट नॉट नो आवर सोशल पोजीशन। इन्होंने बोल तीसरा दिया कि इनका डिफरेंस प्रिंसिपल जो था वो ये था कि सोशल एंड, अच्छा, इनका पहला प्रिंसिपल हमने देख लिया रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, तो जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है उसमें व्हील ऑफ इग्नोरेंस था। दूसरा था इनका कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा इनका था सोशल डिफरेंस प्रिंसिपल, सोशल डिफरेंस में इक्विटी आ जाती है। तो इन्होंने बोला डिफरेंस प्रिंसिपल कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर जस्टिफाइड ओनली इफ दे इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ द पुअर। इन्होंने बोला कि डिफरेंट को डिफरेंशियली ट्रीट किया जा सकता है।
प्राइमरी गुड की क्या होता है? ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव इक्वल एक्सेस टू लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट। इनका कोड क्या है? जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जॉन रॉल्स। ठीक है, अब रिलेवेंस क्या है इनका? अफर्मेटिव एक्शन हो गया, पॉवर्टी एलिमिनेशन हो गया, इंक्लूसिव पॉलिसीज हो गई, और ये सपोर्ट्स इथिक्स इन पब्लिक बजटिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब आते हैं मिल का। हमने देखा था यूटिलिटेरियनिज्म में दो लोग थे, एक थे बेंथम, एक थे मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल। मिल का हमने देखा था, इन्होंने बात कर दी सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, और इन्होंने इथिकल इगोइज्म की बात करी थी, जो इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन होता है बेंथम ने। तो सोशल यूटिलिटेरियन में इनका फोकस ये होगा, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। अगर वो जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में होता है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में भी होता है, ये मेन आइडिया है जेएस मिल का। अब हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ये इंग्लिश फिलोसफर थे और इकोनॉमिस्ट थे, लीडिंग एडवोकेट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड लिबर्टी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इनका, वही ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। मॉरली राइट एक्शंस आर दोज दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। लिबर्टी एंड फ्रीडम की बात में इन्होंने एम्फसाइज इंडिविजुअल लिबर्टी अनलेस इट हार्म्स अदर्स, हार्म प्रिंसिपल इन्होंने दिया। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बोला कि एडवोकेटेड बैलेंसिंग पर्सनल हैप्पीनेस विद कलेक्टिव वेलफेयर, जो हमने अभी देखा सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। एथिकल गवर्नेंस की इन्होंने बात की, बोला स्टेट्स रोल इज टू इंश्योर हैप्पीनेस विदाउट अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, इनका कोड क्या है? द वर्थ ऑफ ए स्टेट इज इन द वर्थ ऑफ ए स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। ठीक है, रिलेवेंस क्या है कि मिल का रिलेवेंस है कि वेलफेयर गवर्नेंस को प्रमोट करता है, कास्ट बेनिफिट इथिक्स है, और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होती है, यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग एथिक्स इन टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स। लेसन सब देखेंगे अपन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स। उसमें पहले आते हैं गांधी। महात्मा गांधी इसेंशियल वर्चूज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडियल ह्यूमन एथिकल बिहेवियर। महात्मा गांधी के बारे में ये देखते हैं, गांधी देखेंगे, उसके बाद कौन है? गांधी के बाद है अमर्त्य सेन है। गांधी के बाद अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन के बाद बी आर अम्बेडकर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बाबा आमटे हैं, और श्रीधरन है। पृथ्वी एक श्रीधरन के बाद है टीएन शेषन है। टीएन शेषन के बाद टीएन शेषन के बाद अपन देखेंगे भगवत गीता। कैन भगवत गीता भी इथिकल गाइड फॉर सिविल सर्वेंट्स? ये हो गया। इतनी चीजें हैं। अब आते हैं महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी इज ए विजनरी ऑफ इथिकल लीडरशिप, विजनरी ऑफ इथिकल लीडरशिप एंड मोरल अच्छा, विजनरी ऑफ इथिकल लीडरशिप एंड मोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखते हैं महात्मा गांधी या विजनरी इथिकल लीडरशिप। हम ठीक है, इम्फसाइज इम्फसाइज किया कि इन्होंने
कल्टीवेशन ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर, ये वर्चू एथिक्स का पार्ट हो गया, एंड सेल्फ डिसिप्लिन एट फाउंडेशन ऑफ एथिकल लिविंग। अकॉर्डिंग टू हिम एथिक्स वाज नॉट एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी बट ए प्रैक्टिकल गाइड आर डेली लाइफ एंड पब्लिक कंडक्ट। इन्होंने बोला कि एथिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है फॉर डेली लाइफ एंड पब्लिक कंडक्ट। इन्होंने बोला टू बिलीव इन समथिंग एंड नॉट टू लिव विद डिसऑनेस्टी, टू बिलीव इन समथिंग एंड नॉट टू लिव इट इज डिसऑनेस्ट। इनका ये है प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी क्या थे। सत्य, अहिंसा, एक तो हो गया सत्याग्रह, हो गया अहिंसा, हो गया सर्वोदय, इनका वेलफेयर ऑफ ऑल, स्वदेशी, सत्य, ट्रस्टीशिप। सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय, स्वदेशी, सत्य और ट्रस्टीशिप। इसेंशियल वर्च्यूज ऑफ ना, इसेंशियल वर्च्यूज फॉर आइडियल इथिकल बिहेवियर। इसेंशियल वर्च्यूज कौन सी हैं? पहला है ट्रूथ, सत्य। द हाईएस्ट वर्च्यू ट्रूथ इज गॉड। एथिकल लाइफ मस्ट बी रूटेड इन ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड सोसाइटी। चलो नॉन वायलेंस की बात इन्होंने करी, नॉट जस्ट अब्सटेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस बट आल्सो कल्टिवेटिंग लव, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस टुवर्ड ऑल बीइंग्स। इन्होंने नॉन वायलेंस पे फोकस किया, ट्रूथ पे फोकस किया इन्होंने, और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी, ब्रह्मचर्य, मास्टरी ओवर डिजायर्स एंड सेंसेस टू फोकस ऑन सर्विस, सिंप्लिसिटी एंड मोरल क्लैरिटी। इन्होंने फियरलेसनेस की बात करी, अब है द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एंड इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इज पावर, एडवर्सिटी और पावर। इन्होंने कंपैशन एंड एम्पैथी की बात करी, सेंसिटिविटी टू सफरिंग ऑफ अदर्स स्पेशली क्रूशियल फॉर सोशल जस्टिस। इन्होंने ह्यूमिलिटी और सर्विस, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस की बात करी, द एथिक्स इज ग्राउंडेड इन सेल्फलेस सर्विस एंड ह्यूमिलिटी, नॉट ईगो और अथॉरिटी। टॉलरेंस की बात करी इन्होंने, सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्रिटिकल फॉर हार्मोनी एंड प्लूरलिज्म। ये ठीक है, बोल बच्चन है, मेनली तो ये है कि इनका सत्याग्रह था, अहिंसा था, सर्वोदय था, स्वदेशी था और ट्रस्टीशिप था, और ये था सत्य। एग्जाम्पल क्या है? गांधी साल्ट मार्च 1930 was not just a political act but a moral protest embodying truth, non-violence, courage and sacrifice against unjust laws. अब रिलेवेंस क्या है सिविल सर्विसेज के लिए? These virtues form the core of fundamental foundational values like integrity, empathy, dedication to public service. और ये इनकरेज करता है ethical decision making and people centric administration. Ethical decision making and people centric administration. अब अपन आते हैं फॉर गांधी ethical behavior was lived truth. His essential virtues remains timeless moral compass, especially for those in public life. They ensure that power is exercised with conscience, courage, and compassion. ये ये सही है, power is exercised with conscience, courage, and compassion. Conscience, courage, and compassion. और his essential virtues remain timeless moral compass. और इन्होंने बोला कि the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. गांधी। अब देखते हैं the ethical and social ideas of गांधी। Gandhi's ethical and social philosophy was rooted in truth, non-violence, and service to humanity. He sought to transform both inner moral character of individuals and external social order, both inner moral character and external social order, promoting an ethical life that harmonized personal virtue and with public responsibility. My life is my message, N.K. Gandhi. Ethical ideas of Mahatma Gandhi. Gandhi believed that ethics is not theoretical but actionable. His core principles include Satya, the highest moral value, the truth in thought, speech, and action. Truthfulness in thought, speech, and action. Truth in thought, speech, and action. अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ वायलेंस। नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड डीड। ब्रह्मचर्य हमने देख लिया, essential for purity, clarity, and service. Self control leads to moral strength. अगला है सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल, एथिकल ड्यूटी टू अपलिफ्ट द लास्ट वीकेस्ट पर्सन, सर्वोदय। ट्रस्टीशिप, इन्होंने बोला वेल्थ एंड पावर शुड बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब कैपिटलिस्ट जो है वो ट्रस्टी है ना कि ओनर। एम्स एंड मीन्स, इन्होंने बोला कि बोथ एम्स एंड मीन्स शुड बी
Ethical means are as important as ends. No noble goal can justify unethical actions. इन बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, मीन्स और एंड्स. एग्जाम्पल है गांधी रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन नॉन वायलेंस इवन ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट. जिनके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट था वो है नॉन वायलेंस. सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी. गांधी सोशल फिलोसफी एम्ड एट जस्टिस, हार्मोनी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज. इन्होंने बोला स्वराज या सेल्फ रूल बियॉन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. ट्रू स्वराज मीन्स मोरल सेल्फ गवर्नेंस. अंत्योदय. इन्होंने बोला इथिकल ऑब्लिगेशन टू अपलिफ्ट द पुअरेस्ट एंड मोस्ट ऑप्रेस्ड लास्ट मैन. अंत्योदय या सर्वोदय. रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. गांधी सोशल इक्वालिटी वाज इनकम्प्लीट विदाउट एंडिंग कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन. उसमें है नई तालीम. बेसिक एजुकेशन शुड डेवलप करेक्टर एंड डिग्निटी ऑफ लेबर. एजुकेशन शुड डेवलप करेक्टर एंड डिग्निटी ऑफ लेबर. इन्होंने बोला विलेज सेल्फ सफिशिएंसी, ग्राम स्वराज, डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी रूरल इकोनॉमी फॉर इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी. इन्होंने बोला रिलीजियस टॉलरेंस होने चाहिए, प्रमोट सर्व धर्म संभाव, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम. प्रमोटेड इंटरफेथ डायलॉग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन. एग्जाम्पल गांधी lived in Sabarmati ashram practicing self reliance, equality, service, his vision of an ethical society. अब आते हैं रिलेवेंस क्या है फॉर सिविल सर्विसेज. तो गांधी इथिक्स प्रमोट कंपैशनेट गवर्नेंस, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड पीपल फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. His social ideas align with constitutional values of justice, liberty and equality. आगे देते हैं गांधीज इथिकल एंड सोशल आइडियाज फॉर ए टाइमलेस ब्लूप्रिंट ऑफ मॉरल लीडरशिप एंड जस्ट सोसाइटी. In an age of moral relativism, his principles continue to inspire public servants to act with integrity, empathy, and service. You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no result. अमर्त्य सेन पे आते हैं. ये क्या थे? इकोनॉमिक्स थे, फिलोसफर थे, नोबल लॉरियर थे. Known for linking ethics with development, advocating justice, equality, and capability. Political इनकी टीचिंग है कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की. Real freedom is more important than utility or GDP. Development must expand human choices. इन्होंने बोला कि कैपेसिटी बिल्ड करो जिससे उसकी चॉइसेस बढ़े. जस्टिस एज कंपैरेटिव. बोला कि फोकस ऑन रिमूविंग इनजस्टिस रादर देन चेजिंग परफेक्ट जस्टिस. फोकस ऑन रिमूविंग इनजस्टिस. इन्होंने बोला पब्लिक रीजनिंग एंड डायलॉग. डेमोक्रेसी मस्ट इंक्लूड रीजनड इथिकल पब्लिक डिबेट, नॉट जस्ट वोटिंग. फ्रीडम एंड इक्विटी. इनका मेल याद रखेंगे. कैपेबिलिटी अप्रोच इन्होंने बोला, और ये कि आप रिमूविंग जस्टिस पे फोकस करो. इन्होंने बोला कि रियल फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूटिलिटी और जीडीपी. कैपेबिलिटी बढ़ाने से चॉइसेस एक्सपैंड होती हैं. और इन्होंने वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन सबको बोला इन सब से ही कैपेसिटी बिल्डिंग होगी. इन्होंने बोला डेवलपमेंट इज फ्रीडम, फ्रीडम द एक्सप्रेशन ऑफ रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय. अमर सेन. बातें हैं रिलेवेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में. एक तो है एम्फेसाइज करता है एथिकल पॉलिसी मेकिंग पे बियॉन्ड स्टैटिक्स, पुटिंग पीपल एट द सेंटर. इनकरेज करता है जेंडर इक्विटी, यूनिवर्सल एजुकेशन एंड हेल्थ जस्टिस. और ये बेस्ड है एथिकल पब्लिक डिस्कोर्स, बेसिस फॉर एथिकल पब्लिक डिस्कोर्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. अब अमर सेन के बाद देखते हैं सेंस कैपेबिलिटी थ्योरी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड वेलफेयर प्रोग्राम. लाइक जो राइट मूवमेंट पूरा है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे एसडीआई के बाद आया कैपेबिलिटी अप्रोच के बाद. और इसने डेवलप किया राइट टू एजुकेशन, वेलफेयर मेजर्स लाइक मनरेगा, राइट टू वर्क. अब अम्बेडकर पे आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्ट थे, चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस थे और सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक मोरालिटी. इनकी कोर इथिकल टीचिंग क्या है? पहला है कि इक्वालिटी एंड डिग्निटी. एडवोकेटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, स्पेशली दलित. और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे फोकस था. एम्फसाइज एडहेरेंस टू स्पिरिट, नॉट जस्ट लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्पिरिट फॉलो करो, ना कि केवल लेटर. एथिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनकरेज नॉन वायलेंट असर्शन, राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन. नॉन वायलेंट असर्शन ऑफ राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन. मेरिट एंड रेशनलिज्म, रिजेक्टेड ब्लाइंड ट्रेडिशन,
favored region, education, and humanism. इन्होंने कोट है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री प्रोग्रेस व्हिच वुमन हैव अचीव्ड। रिलेवेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये बेसिस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है, इंक्लूजन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एथिक्स। और ये है प्रमोट करता है रूल ऑफ लॉ को, ड्यू प्रोसेस को, और मॉरल इंटीग्रिटी को। और इसका एग्जांपल है अम्बेडकर मिशन यूपी, दो अम्बेडकर मिशन स्कूल्स इन बुंदेलखंड। अम्बेडकर मिशन स्कूल्स इन बुंदेलखंड। इसमें क्या है? इसमें यह है कि इंटीग्रेटेड initiated to promote educational equality targeting SC/ST children in remote areas upholding Ambedkar vision। अब आते हैं कलाम पे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपुल्स प्रेसिडेंट, इथिक्स एंड एक्शन लीडर। फोर इथिकल टीचिंग्स इनकी क्या थी कलाम की? इन्होंने पहले तो प्रिंसिपल था विजनरी लीडरशिप, इथिक्स इथिक्स एंकर्ड इन नेशनल प्रोग्रेस, साइंस एंड यूथ एम्पावरमेंट, इंटीग्रिटी एंड सिंप्लिसिटी, practice minimalism and transparency in public life, service to nation, urge youth and officials to rise above self-interest for national development, service to nation, थोड़ा विवेकानंद जैसे। एजुकेशन एज एम्पावरमेंट, उन्होंने बोला मोरल एंड साइंटिफिक एजुकेशन एज टूल टू गुड सिटीजन्स। और फिर इन्होंने बोला कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, एपीजे कलाम। रिलेवेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैं? कि इनका मॉडल ऑफ फॉर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक आउटरीच एंड क्लीन लीडरशिप। एम्फेसिस इनका था सिटीजन एंगेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड यूथ इंस्पिरेशन। एग्जांपल है ही गवर्नेंस पुष्पा एज प्रेसिडेंट इनकरेज सिटीजन सेंट्रिक कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं मोहन राय पे, राजा राम मोहन राय। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है, सोशल रिफॉर्मर थे, एडवोकेट किया है रैशनल मोरालिटी को। इनकी कोर इथिकल टीचिंग क्या है? रैशनलिज्म एंड ह्यूमन डिग्निटी। Rejected blind rituals, advocated region-based ethics rooted in human values। इनके देते हैं सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी, फाट अगेंस्ट सती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट ऑपरेशन। और फ्रीडम ऑफ थॉट इनका प्रिंसिपल है, एम्फसाइज प्रेस फ्रीडम, एजुकेशन एंड ओपन डिस्कोर्सेज। रिलीजियस टॉलरेंस की बात करिए, एडवोकेटेड मोनोथेइज्म एंड इंटरफेथ हार्मोनी थ्रू ब्रह्मो समाज। इनका अगला है द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड इज की टू ऑल रिफॉर्म। द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड इज की टू ऑल रिफॉर्म, राजा राम मोहन राय। द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड इज की टू ऑल रिफॉर्म, राम मोहन राय। की रिलेवेंस क्या है टू एडमिनिस्ट्रेशन? ये है चैंपियन ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एंड जेंडर जस्टिस एंड प्रोग्रेसिव गवर्नेंस, promotes moral courage to challenge unethical transition tradition and public opinion। इसका एग्जाम्पल है हिज एडवोकेसी डायरेक्टली लेड टू द abolition of सती इन 1829, a landmark in ethical legislation। बाबा आमटे को देखते हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन थे, एडवोकेट फॉर मार्जिनलाइज और एम्बॉडीमेंट ऑफ द कंपैशनेट सर्विस। कोर इथिकल टीचिंग क्या है बाबा आमटे की? कंपैशनेट सर्विस या सेवा जिसको बोलते हैं, डिवोटेड लाइफ टू केयर ऑफ लेप्रोसी। बाबा आमटे डिवोटेड लाइफ टू केयर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट एंड ट्राइबल्स। लेप्रोसी पेशेंट एंड ट्राइबल्स, डिफाइंग सोशल स्टिग्मा। बाबा आमटे डिफाइंग सोशल स्टिग्मा। डिग्निटी ऑफ लेबर, promoted self-reliance and vocational training among disabled। बाबा आमटे, self-reliance and vocational training in disabled। एक पहला तो है इनके compassionate service, life, devoted life care, devoted devoted life to care of leprosy patient and tribal। और दूसरा है dignity of labor, promoted self reliance and vocational training among the disabled। तो इन्होंने काम किया डिसेबल्ड के लिए, ट्राइबल्स के लिए और लेप्रोसी पेशेंट के लिए। किसके लिए? लेप्रोसी पेशेंट, डिसेबल्स, ट्राइबल्स और डिसेबल्स के लिए। और जस्टिस फॉर फॉरगॉटन, एकदम डाउन प्रोजेंट के लिए काम किया बाबा आमटे ने। जस्टिस फॉर द फॉरगॉटन, फाइट फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द आदिवासी, दलित एंड डिफरेंशियली एबल। हमने यहाँ देख लिया, आदिवासी ये हो गए, दलित ये हो गए, आदिवासी, दलित और डिसेबल्ड। इन्वायरमेंट एंड पीस इथिक, सपोर्टेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सपोर्ट किया वैल्यू इथिकल डेवलपमेंट।
बाबा आमटे का अगला वो ये है कि कोट है, आई थॉट माई सोल बट माई सोल आई कुड नॉट सी। I sought my God, but my God I eluded me. My God eluded me. I sought my brother and I found all three. बाबा आमटे। अब रिलेवेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? री इन्फोर्सेज इंक्लूसिव, ये ह्यूमनिज्म थे, इनका ह्यूमनिज्म था। हाँ, री इन्फोर्सेज इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी, हीट लेवल एम्पैथी एंड डिग्निटी ड्रिवन रिहेबिलिटेशन। अगला क्या है? ये प्रमोट्स ग्रास रूट एक्टिविज्म अलाइंड विथ इथिकल, ग्रास रूट एक्टिविज्म प्रमोट करता है अलाइंड विथ इथिकल गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स। एग्जाम्पल क्या है? फाउंडेड आनंद वन फॉरेस्ट ऑफ जॉय, इन्होंने आनंद वन की स्थापना की। अ सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी फॉर लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन, आनंद वन फॉर लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन एंड डिसेबल्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी इन एक्शन। ये जो इनका है ये याद रखना है अपन को, बाबा आमटे का। इस अच्छा है ये। अब आते हैं ई श्रीधरन। श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, मॉडल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स इनके अंदर थी। इंजीनियर रिफॉर्मर भी इनको बोला जाता है। इनकी कोर इथिकल टीचिंग क्या है? इंटीग्रिटी इन एग्जीक्यूशन, डिलीवर्ड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज दिल्ली मेट्रो विदाउट करप्शन और डिले। तो हो गया इंटीग्रिटी इन एग्जीक्यूशन विदाउट करप्शन और डिले। बात है पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, वैल्यू टाइम बाउंड एंड क्वालिटी पब्लिक सर्विस एज इथिकल ड्यूटी, टाइम बाउंड एंड क्वालिटी पब्लिक सर्विस एज इथिकल ड्यूटी। इंटीग्रिटी इन एग्जीक्यूशन विदाउट करप्शन और डिले, पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन, इन्होंने बोला कि टाइम बाउंड एंड क्वालिटी सर्विस एज इथिकल ड्यूटी। अब आते हैं टेक्निकल एक्सलेंस विथ मॉरल कमिटमेंट, टेक्निकल एक्सलेंस विथ मॉरल कमिटमेंट, फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रिसीजन विथ इथिकल लीडरशिप। टेक्निकल एक्सीलेंस हो गया और विथ मॉरल कमिटमेंट, फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रिसीजन विथ इथिकल लीडरशिप, impartiality and transparency, maintained political neutrality throughout the career, लास्ट में जाके चुनाव लड़ लिए कांग्रेस बीजेपी से। मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी थ्रू आउट द करियर। ethics and efficiency ethics and efficiency must work hand in hand। ethics and efficiency must work hand, मतलब आप इफिशियंट हो तो अनइथिकल होगी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ethics and efficiency must work hand in hand in public projects। ethics and efficiency must work hand in hand in public projects। अब इनका क्या है रिलेवेंस, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रूव करता है, प्रूव दैट प्रोबिटी एंड प्रोफेशनलिज्म कैन कोएग्जिस्ट, मतलब वही इथिक्स एंड एफिशिएंसी। प्रोबिटी मतलब इथिक्स हो गया एंड प्रोफेशनलिज्म मतलब इफिशिएंसी हो गया। प्रोबिटी एंड प्रोफेशनलिज्म कैन कोएग्जिस्ट एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस ये है जो हमने ये देखा था सेवोत्तम मॉडल में, देखा था कि अगर आपके अंदर इथिक्स इथिक्स और इफिशिएंसी दोनों ज्यादा है तो ये हाईएस्ट अभी अपनी सोसाइटी यहाँ पे। ये है मॉडल फॉर ऑफिसर्स लीडिंग मिशन मोड प्रोजेक्ट्स इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी। एग्जाम्पल क्या है? दिल्ली मेट्रो बिकेम ग्लोबल बेंचमार्क फॉर क्लीन टाइमली पब्लिक सेक्टर एग्जीक्यूशन अंडर हिज लीडरशिप। पीएम सेशन पे आते हैं, फार्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, क्रूसेडर फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, आइकॉन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करेज। इनका प्रिंसिपल क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्टोरल एथिक्स, इन्फोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कर्ब मनी पावर इन इलेक्शन। अगला आते हैं रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी, demonstrated that laws are effective when implemented with will and clarity। इन्होंने बोला कि laws are effective when implemented with will and clarity। और इन्होंने इन्फोर्स करा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कर्व करा मनी पावर इन इलेक्शन। मोरल अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन्होंने बोला अपहेल्ड द इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। और fearless leadership through on powerful political forces without bias or compromise। इन्होंने बोला आई एम अकाउंटेबल ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पीएम सेशन, आई एम अकाउंटेबल ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिलेवेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्ट्रेंथन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक इथिक्स, मॉडल फॉर फियरलेस रूल बेस्ड एंड नॉन पार्टीशन सिविल सर्विसेज। अगला है कि रीइंफोर्स करा इन्होंने इथिक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि मैं को कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हूँ। His tenures are record level compliance with election norms, transformation of election commission into a credible institution।
रिकॉर्ड लेवल कंप्लायंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इनटू ए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। अब अपन आते हैं, कैन भगवत गीता बी एन एथिकल गाइड फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो भगवत गीता एक टाइमलेस फिलोसफिकल टेक्स्ट है दैट पार्ट ऑफ महाभारत था, ऑफर्स प्रोफाउंड इथिकल साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। दो सेट इन बैटलफील्ड, इट्स टीचिंग्स ऑन ड्यूटी, सेल्फलेसनेस एंड इनर स्ट्रेंथ। कौन कौन सी चीजों पे? ड्यूटी, सेल्फलेसनेस एंड इनर स्ट्रेंथ remain highly relevant in civil servants navigating ethical dilemmas and administrative responsibility. Your right is to perform your duty only, but never to its fruits, निष्काम कर्म। भगवत गीता 2.47। इथिकल टीचिंग्स ऑफ द गीता रिलेवेंट टू सिविल सर्विसेज। पहला है निष्काम कर्म, जिसको अपन बोलते हैं सेल्फलेस एक्शन। परफॉर्म ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम्स, अवॉइड बायस एंड प्रमोट ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है धर्म, राइटियसनेस। निष्काम कर्म हमने देख लिया और धर्म देख लिया कि अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल गेन, ये धर्म है। हमने चढ़ा फिका देखा है राजधर्म। अब आते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, अनासक्ति। हमने देखा धर्म, निष्काम कर्म, धर्म और अनासक्ति। प्रिवेंट्स एरोगेंस, हेल्प्स ऑफिसर्स एक्ट विथ ह्यूमिलिटी एंड माइंडसेट एंड सर्विस माइंडसेट। ये हमने याद रखना है, अनासक्ति विथ ह्यूमिलिटी एंड सर्विस माइंडसेट। ये है एरोगेंस कम करता है। अनासक्ति, आसक्त होना, अनासक्त होना। अनासक्त मतलब आप डिटैच्ड हो। और ये है स्थिर स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। ये है अनासक्ति। अनासक्ति, अनासक्ति मतलब आप आसक्त ना हो, तो ईगो नहीं आएगी आपके अंदर, तो आप ह्यूमिलिटी और सर्विस माइंड से काम करोगे। स्थित प्रज्ञ मतलब ये होता है स्टेडी विजडम, मतलब इनकरेज इमोशनल बैलेंस। स्थित प्रज्ञ मतलब सेम सिचुएशन, आप आपकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, तो स्थित प्रज्ञ। ज्ञा माने जानना होता है, प्र माने विशेष रूप से जानना, अपनी स्थिति को जानना और उसमें स्थिर रहना। स्थित प्रज्ञ मतलब स्टडी विजडम। प्रज्ञ माने होता है ज्ञान, और स्थित माने जिसका स्थिर है, तो ये हो गया स्टडी विजडम या स्थिर ज्ञान। इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ हो गया। इनकरेजेज इमोशनल बैलेंस इन क्राइसिस, क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रेस। हर एक सिचुएशन में आपको स्थित प्रज्ञ रहना है, या स्थित स्थित प्रज्ञ रहना है, अनासक्त रहना है, और निष्काम कर्म करना है। अब आते हैं स्वधर्म, वंस ओन रोल। encourages sticking to one's ethical role as public servant and despite adversity। और है फिर अगला है लीडरशिप थ्रू एक्शन, कर्मयोग। लीड्स बाय एग्जांपल, इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स एंड मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट। तो अपन अगर लिखना चाहें, पहला था निष्काम कर्म, ये हो गया सेल्फलेस सर्विस। दूसरा है कि धर्म, धर्म का पालन करना है आपको। और तीसरा था अपना अनासक्ति, मतलब आपको आसक्त नहीं होना उसमें, तो डिटेच रहना है। डिटेच रहने से क्या होगा कि एरोगेंस नहीं आएगी और ह्यूमिलिटी रहेगी। तो निष्काम कर्म हो गया, धर्म हो गया, अनासक्ति हो गया, और उसके अलावा होता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब प्रज्ञ माने ज्ञान होता है, स्थित मतलब जिसका ज्ञान स्थिर हो, या मतलब, तो ये विजडम मतलब स्टडी विजडम, मतलब हर एक सिचुएशन में आपको सेम बिहेव करना है। स्थित प्रज्ञ हो गया, कितना भी स्ट्रेस आए, क्रिटिसिज्म हो। और फिर है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब होता है आइडेंटिफाई करना हम किस लिए बने हैं और उसको फॉलो करना। स्वधर्म मतलब इनकरेज स्टिकिंग टू वंस एथिकल रोल एज पब्लिक सर्वेंट डिस्पाइट एडवर्सिटी। और फिर चौथा है कर्मयोग। ये गीता की चीजें हैं, तो अपन देखेंगे। एक पहला है निष्काम कर्म करना है, मतलब सेल्फलेस सर्विस। दूसरा धर्म का पालन करना है, धर्म मतलब मॉरल, हाई मॉरल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अनासक्त मतलब अटैच नहीं होना है, अटैच नहीं होगा तो ईगो नहीं आएगा, और आप एक काम कर पाओगे कैसे, ह्यूमिलिटी और सर्विस के साथ। इन्होंने धर्म बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जस्टिस, पब्लिक इंटरेस्ट।
अब आता है तीसरा, आता है स्थित प्रज्ञ, मतलब आपकी विजडम सेम रहनी चाहिए इन ऑल सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस, क्रिटिसिज्म और स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्वधर्म को बोलते हैं आपको अपना 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 खुद का क्या रोल है नीचे। स्वधर्म मतलब होता है आपको अपना धर्म पता करना और वो फॉलो करना। एनकरेज स्टिंग टू वंस एथिकल रोल एज पब्लिक सर्वेंट। और फिर है कर्मयोग का मतलब होता है सब लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आपको कर्म करना चाहिए, केवल बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया मेनली गीता का जो मेन है। निष्काम कर्म हो गया, धर्म हो गया, अनासक्ति हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गया, स्वधर्म हो गया और कर्मयोग हो गया। अब आते हैं ए सिविल सर्वेंट फेसिंग पॉलिटिकल प्रेशर टू ट्रांसफर एंड ऑनेस्ट सबऑर्डिनेट में रिमेंबर गीता emphasis on duty over consequences, choosing fairness even if it is personal disadvantage। कोविड के दौरान क्या था कि मैनी ऑफिसर embodied द कर्मयोगी स्पिरिट। ये मिशन कर्मयोगी भी चल रहा है, इसी से इंस्पायर्ड है। तो आपको एक्शन करना चाहिए, योग योग मान के उसको करना चाहिए। सर्विंग टायरलेसली विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब आते हैं एथिकल फ्रेमवर्क अलाइनमेंट क्या है, गीता कैसे अलाइन होती है। डियांतोलॉजिकल एथिक्स हमने देखा था, इमैनुअल कांट का जो था, सेल्फलेस सर्विस को ही बोलता है, ये इनका निष्काम कर्म हो गया। और वर्च्यू एथिक्स में ये होता है करेक्टर बिल्डिंग, अरिस्टोटल का जो था फोकस ऑन डेवलपिंग मॉरल करेक्टर। इमोशनल इंटेलिजेंस स्थित प्रज्ञ जो है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो है। गीता's कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट विजडम। अब आते हैं लिमिटेशन क्या थी, रिक्वायर्स इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ नहीं पाता हर कोई, मे बी मिसयूज टू जस्टिफाई पैसिवली और फैटलिज्म, मस्ट बी अलाइंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप। Yes, the Bhagavad Gita can serve as moral ethical guide for civil servants by cultivating moral clarity, emotional resilience, and duty-bound leadership. Its wisdom is not religious but deeply ethical and universal, promoting inner integrity and outer accountability. In a three-year quote है, he who does his duty without pride, selflessness or fear, he is the true कर्मयोगी। गीता का कर्मयोगी बनाना है सिविल सर्वेंट्स को। ये हो गया, खत्म। आते हैं